नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्लास 10th का आप लोग का 25 फरवरी को जो जैकबोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग मोस्ट वीडियो यही क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और इस पूरे वीडियो में आप लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा पूरा क्वेश्चन में, आपको पूरा वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें। और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जिसको जाकर आप ज्वाइन करें। सबसे पहले अपडेट हम जो है वहीं पर करते हैं, आपको पता चलेगा कब कौन सा वीडियो आने वाला है, कब कौन सा क्लास आपका जो है होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि आप लोग का लिखा हुआ है फ्रांसीसी लोग के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारों ने क्या कदम उठाए, है ना। तो कौन सा कदम उठाए, 3 बिंदु को आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब जो है देखिए क्या होगा इसका आंसर। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, है ना। अब यहाँ पे शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी को छुटकारा पाकर सत्ता की साझेदारी आपका जो है बागडोर अपने हाथ में ले ली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोग का जैसे आपका फ्रांस की क्रांति शुरू हुआ, तो इसी में क्या हुआ कि राजा रानी से जो है ये सब जो है राजा रानी को जो है ये सब जो है उससे छुटकारा पा लिया, है ना। और यहाँ पे जो है पूरी जो है अपना जो है शासन अपने हाथ में ले लिया, है ना। मतलब लोकतांत्रिक हो गया। अब यहाँ पे लोगों का शासन चलने लगा। अब देखिए फिर उन्होंने लोगों के में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए उनके लिए अब देखिए अनेक कदम उठाए, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है ना। तो उनके लिए बहुत सारा कदम उठाया गया। तो कौन सा कदम उठाया गया, देखिए कौन नंबर। सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बदलाव डाला, है ना। ये जो पितृभूमि है ना, हम लोग बोलते हैं जो पितृभूमि हम लोग अपना जन्म से रह रहे हैं। नागरिक जैसे विचारों का जो है एक संयुक्त समुदायों के विचार में क्या किया, इन विचारों में बदलाया, है ना, बदलाव लाया। अब देखिए एक नया फ्रांसी झंडा तिरंगा चुना गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे सब जो है अपना क्या किया, एक राष्ट्रीय झंडा बनाया। अब जिसमें पहले के राजध्वज की जगह ले ली, है ना। जो पहले जो राजध्वज था उसका जगह नया जो है ले लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौ नंबर। सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम जो है नेशनल असेंबली रखा गया, है ना। जिसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली रखा गया। ये जो है क्या किया, एक जो है सभा का गठन किया था जिसमें सब सदस्य को रखा गया। और यहाँ पे जो है इसका नाम क्या रखा, इसका नाम जो है नेशनल असेंबली रखा था, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्र के नाम पर नई जो है आपका जो है स्तुतियाँ रची गई, है ना। आपका जैसे नेशनल एंथम जो होता है, राष्ट्रगान जो होता है, उसी तरह एक स्थापना रचा गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे शपथ लिया गया कि देखिएगा आपको भी जो है नया नेता मुख्यमंत्री बनता है तो उसको शपथ ग्रहण का समारोह किया जाता है। तो शपथ लिया और शहीदों का गुणगान हुआ, है ना। शहीदों का जो गुणगान हम लोग के देश के लिए जो इसका देश में जो इसका देश को जो है छुड़ाने के लिए जो काम किया था, उसको जो है आप लोग का जो है ये सब जो है क्या किया, उसका गुणगान किया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया, है ना। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था मतलब पुलिस जिस तरह होता है, सैनिक वहाँ पे था, उसको लागू किया। और जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया। कानून को क्या बना दिया गया, समान। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो है समाप्त कर दिया गया। जितना भी आपके राज्य के अंदर में, देश के अंदर में जो आपको शुल्क लगता था, उसको क्या कर दिया गया, समान कर दिया गया। और नाप तोल की एक समान व्यवस्था को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, है ना। तो आप लोगों को जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला था कि 3 बिंदु दें, तो 3 बिंदु की जगह आपको बहुत सारा बिंदु दे दिया। आपको जो आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब वीटो से क्या तात्पर्य है ना। वीटो जो है आपका क्या तात्पर्य है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों, तो आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि वीटो से क्या तात्पर्य है ना। तो आप देखिए वीटो क्या आता है, तो यहाँ पे आपका जो है निषेधाधिकार। अब देखिए निषेधाधिकार होता है, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका वीटो पावर क्या होता है, हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि मान लीजिए 5 आदमी है और पाँचों आदमी मान लीजिए कि बोल रहा है पढ़ाई करें, है ना। पाँचों आदमी क्या बोल रहा है, पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे तक 4 आदमी बन गया, 4 आदमी भी, पाँचों आदमी। अब यहाँ पे बात हो रहा है पढ़ाई करने का, तो 4 आदमी यहाँ पे देखिए पढ़ाई करने के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, पढ़ाई करने के बारे में बोल रहा है। लेकिन लास्ट का जो एक आदमी बचा वो जो है बोल रहा है कि पढ़ाई नहीं होगा, है ना, पढ़ाई नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी का बात माना जाएगा, समझे क्या नहीं, इसी का बात माना जाएगा। वो 4 आदमी गया अपना काम करने के लिए, इसी का बात माना जाएगा, है ना। वो पढ़ाई अब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी तरह बात होता है क्या नहीं। तो वीटो जो है
वीटो पावर यही है कि 4 आदमी जो है, यदि कोई आदमी बोल रहा है कि ये काम होना चाहिए और लास्ट में एक आदमी आके जब बोल दिया कि ये काम नहीं होगा, तो वही काम इसी का बात माना जाएगा, है ना। यानी सबका सहमति चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, तो इसी को यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको फिर से एक क्वेश्चन क्या पूछा था कि यहाँ पे युद्धोत्तर के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को जो है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। इसका आंसर हमको देना है ना। अब देखिए इसका पहले समझ लिए वीटो पावर का, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में विखंडन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का उद्देश्य 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था 1944 में। कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में, है ना। अब देखिए इस समझौता का उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था, है ना। यहाँ पे पूर्ण रोजगार को क्या करना था, बनाए रखना था। तो ये था इसका एक मतलब आपका ब्रिटेन वुड्स का। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान आपका जो है सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में आपका घाटे से निपटने के लिए राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। आप देखें तो यहाँ बहुत महामंदी भी हो गया था, तो ये सब क्या किया, राष्ट्रीय आपका मुद्रा का क्या किया, आविष्कार किया, जिसमें जो है स्थापना किया। यहाँ पे जो है इसी प्रकार युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए आपका मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया, है ना। अब यहाँ पे बताया, इससे सामान्य रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता था, इसको हम कौन नाम से जानते थे, विश्व बैंक के नाम से जानते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौ नंबर। इस प्रकार ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आप बताया कि युद्धोत्तर अर्थात ये जो है व्यवस्था को भी सुधारने का इससे प्रयास किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका क्वेश्चन ही है। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि आपका खाद्य उपलब्धता का पर तकनीक के प्रभाव का उल्लेख उदाहरण देकर करें, है ना। तो आपको जो है यहाँ पे खाद्य उपलब्धता की तकनीक के बारे में आपको बताना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, आंसर इसका क्या होना चाहिए कि तकनीक या विभिन्न प्रकार के आविष्कार, जैसे आपका जो रेलवे हो गया, फिर भाप के जहाज हो गया, फिर उसके बाद आपका टेलीग्राफ हो गया, फिर उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर, युवा जहाज़ों का, अब यहाँ पे युक्त जहाज़ों का आपका जो है खाद्य पदार्थ की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा है क्या नहीं। तो यहाँ पे आपका देखिए ये सब में आपका गहरा प्रभाव पड़ा। कौन नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, यातायात के विभिन्न साधनों जैसी तेज चलने वाली रेलगाड़ी, है ना। और फिर उसके बाद हल्की फिर उसके बाद देखिए बड़े आकार के जल पोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थ को दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और जो है आसानी से पहुंचा आसान हो गया। तो यहाँ पे आपको बताया कि जो हम लोग का खाद्य व्यवस्था था, मतलब जो हम लोग को जो खाने का जो सामान होता है उसको हम लोग किस तरह से, तो रेलवे के द्वारा, है ना। फिर उसके बाद आपका जो है रेफ्रिजरेटर, ये सब के जो तरह से हम लोग जो है रख करके इसमें खाना हम भेज सकते हैं, है ना, चीज़ हम भेज सकते हैं। यातायात के ये सब साधन है। जैसे बताया रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाज़ों के कारण अब जो है जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को, मांस, फल आदि को भी लंबे यात्राओं में भी ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया कि जो हम लोग जो है खाद्य वितरण में जो है रेफ्रिजरेटर का भी यूज करते हैं, जिससे खाना क्या होता है, खराब नहीं होता है ना। तो ये आप लोग का आंसर था। फिर उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्या बोल रहा है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार जो है प्रकृति, वनस्पति और आपका जो है प्राणी जगत के ह्रास के कारण, है ना। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। तो वो आपका देखिए वन जीवन में क्रीड़ा स्थलों को नष्ट करना, शिकार, फिर उसके बाद चोरी छिपे वन्य प्राणियों को संरक्षित स्थानों में मारना, और फिर उसके बाद अतोशोषण, फिर उसके बाद वातावरण प्रदूषण, फिर उसके बाद पशुओं को जहर देना, जंगल में आग लगाना आदि कुछ ऐसे ही तत्व हैं जिससे प्राणी विविधता को ही हानि पहुंचती है ना,
प्राणी विविधता को क्या होती है, हानि पहुँचती है, इससे प्राणी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर उसके बाद बता रहा है जनसंख्या में बढ़ोतरी, जनसंख्या की बढ़ोतरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है ना। तो जनसंख्या का जो आप लोग का बढ़ोतरी है उसके लिए भी महत्वपूर्ण कारण है। जंगल को आदमी आग लगाया जाता है, अति शोषण करता है, प्रदूषण होता है, क्या नहीं। अब यहाँ पे बताया जैसे संसाधनों का अति दोहन होता है, जैसे संसाधन का जो है अति दोहन होता है, ज़्यादा आदमी रहेगा, ज़्यादा संसाधन का यूज करेगा, वही अति दोहन होता है। अब देखिए लोह खनिज और आपका अलोह खनिज में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोह खनिज क्या होता है। तो लोह खनिज को कठोरता पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है। लोह खनिज में क्या पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है। लेकिन अलोह खनिज में क्या होता है, कठोरता पाई नहीं जाती है ना, कठोरता पाई नहीं जाती है। अब बताया लोह खनिज प्रायः भूरे रंग का होता है। तो ये जो है वो कौन रंग का होता है, ये खनिज जो है कोई रंग का नहीं होता है। ये अलोह खनिज क्या होता है, कोई रंग का नहीं होता है। लोहा में आपका जो है लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि लोहे खनिज के उदाहरण हैं। लेकिन इसमें जो है सीसा, जस्ता, अभ्रक, सोना आदि अलोह तत्व के क्या है, उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका क्या है, ये आप लोग का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, कृषि और उद्योग एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, कैसे। अब देखिए ये क्वेश्चन को जो है दूसरी तरह से भी पूछ सकता है आपको, कृषि और उद्योग का विकास एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है ना। तो आपको दोनों का क्वेश्चन एक ही, आपका आंसर जो है यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, इसी तरह आपको आंसर करके लिखना है, दोनों का आंसर वही होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको बोल रहा है, देखिए क नंबर देके जो है आप लिखिएगा कि कृषि उद्योग के लिए उच्च माल कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है ना। तो उद्योग के लिए जो है कच्चा माल प्रदान करता है, क्या नहीं। जैसे आप देखिएगा कि यदि आपको जो है चीनी बनाना है, तो हम लोग कच्चा माल कृषि से हम लोग गन्ना ले लिया है ना, फिर वो फैक्ट्री में जाके चीनी बन गया, तो ये क्या किया, कच्चा माल गन्ना बन गया यहाँ पे, है ना। तो कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल है ना। कच्चे माल की उपलब्धता औद्योगिक विकास का मूल आधार है। औद्योगिक विकास का क्या है, मूल आधार। जैसे चीनी हो गया, रबड़, कागज, वस्त्र, जूट उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग हैं, क्योंकि ये कच्चे माल कृषि से प्राप्त होते हैं। ये सब क्या होते हैं, कच्चे से माल प्राप्त होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, चीनी, रबड़, कागज, वस्त्र हो गया, है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे गन्ना होना चाहिए, चीनी नहीं, है ना। ये सब आपका क्या होता है, कच्चा माल होता है ना। ये सब जो है कच्चा माल होता है, कृषि के द्वारा यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग भारत की विशाल जनसंख्या के दौरान जीवन की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, है ना। तो ये जो कृषि से जो है हम लोग का बहुत सारा जरूरी वस्तु का उत्पादन होता है, क्या नहीं। अब यहाँ पे बताया कि इसमें लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इसमें लोगों को क्या मिलता है, रोज़गार भी बहुत सारा। देखिए कृषि जो है काम कर रहा है, किसान काम कर रहा है, उसको रोज़गार मिला। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर उसका जो किसान कहीं से बीज ला रहा है, तो बीज बेचने वाला को रोज़गार मिला, है ना। बीज बनाने वाला को रोज़गार मिला। फिर उसके देखिए यहाँ पे जो कृषि जो किसान जो यहाँ पे काम किया, तो ये चीज़ जो आपका उगा है, फसल को ले जाने के लिए जो आदमी ले गया, इसको रोज़गार मिला। फिर जो फैक्ट्री में ले गया, वहाँ पर बहुत सारा आदमी को रोज़गार मिला। जो फैक्ट्री चलाता है उसको रोज़गार मिला। फिर वहाँ से सामान आपका बना है, क्या नहीं। वहाँ से सामान आपका बनाने वाला आदमी को फिर से रोज़गार मिला। फिर बेचाया, बेचने वाला आदमी को रोज़गार मिला। ऐसा बहुत आदमी को रोज़गार मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उद्योग के कारण ही कृषि उद्योग की मांग पैदा होती है ना। और किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है। और किसानों को क्या होता है, अच्छा मूल्य। जनसंख्या जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो खाने का ज़रूरत होगा, संसाधन उतना का ज़रूरत होगा। तो इससे आपको यहाँ पे बताया इससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा कृषि का आधुनिकीकरण संभव होता है, क्या नहीं। तो ये इसका आंसर था। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा, श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यकी है, यानी बहुत ज़्यादा जो है सिंहली आपका आदमी है। वहाँ पे जो है कम जनसंख्या किसका, तमिल बोलने वाला का। जिसमें बताया श्रीलंका के, अब देखिए यहाँ पे श्रीलंका के सिंहली समुदाय ने अपने बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया था। कई ऐसे कदम उठाए जिसमें अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता में उच्च साझेदारी नहीं मिली, है ना। और उनके हितों की हानि हुई। अब यहाँ पे बताया इसमें से कुछ निम्नलिखित है ना, निम्नांकित है। तो कौन निम्नांकित, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है तमिल। अब यहाँ पे तमिल भाषा की अवहेलना करते हुए
संघीय भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया है ना। अब यहाँ पे संघीय भाषा को जो है कहीं ज़्यादा बोलने वाला संघी था तो इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे बता रहा है विश्वविद्यालयों तथा सरकारी नौकरियों में संघीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है ना। बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया है ना। बौद्ध धर्म को क्या दिया गया यहाँ पे सरकारी संरक्षण दिया गया। तो ये 3 पॉइंट देखिए, मेन चीज़ आप क्या पढ़े। पहला चीज़ आपको बोला गया कि संघीय भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। जो भी आपका सरकारी कोई भी दस्तावेज चीज़ जो भी निकलता है उसमें संघीय भाषा को आपको जो है उसका दर्जा दिया गया, प्रथम दर्जा दिया गया। बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, उपयुक्त असंतुलित सत्ता विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका में तमिल समुदाय में तनाव फैला और आपका जो है दोनों समुदाय के बीच बिगड़ते चले गए और दोनों समुदाय के बीच संबंध क्या होते चले गए, बिगड़ते चले गए। तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारत की जो है आप लोग का क्या बोल रहा है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें। तो आपको क्या क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे जो है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का चर्चा करना है ना, आपको विशेषता बताना है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, निम्न है। आप इस तरह के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला देखिए क नंबर क्या है कि भारतीय संघ के किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है ना। भारतीय संघ को किसी राज्य की संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। फिर उसका देखिए ख नंबर में क्या लिखा हुआ, भारतीय संघ में राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है। समानता का क्या है, अभाव है। क नंबर देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संघ में एकल नागरिक की व्यवस्था है, ना कि दोहरे नागरिक की। वहाँ पे जो है एक वहाँ का आदमी को जो है, जैसे भारतीय संघ में जो है, जैसे आप भारत का आदमी है तो भारत का ही नागरिकता मिलेगा। यदि विदेश में चले जाएंगे तो वहीं का नागरिकता मिला तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो है आपका दिया हुआ है। फिर उसका बताया भारतीय संघ केंद्र और राज्य के बीच किसी संविदा अथवा कारक का परिणाम नहीं है अब यहाँ पे, बल्कि इसका निर्माण विशेष ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में होता है। परिप्रेक्ष्य में क्या होता है। और देखिए यहाँ पे संसद, अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नंबर, संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की समिति आवश्यक नहीं है ना। राज्य की समिति क्या है, आवश्यक नहीं है। फिर उसके बाद देखिए जो अब क्या लिखा हुआ है कि आपका जो है शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार के पक्ष में है ना, कि शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार के पक्ष में है। और देखिए 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, भारतीय संघ में नागरिकों की एक ही क्या है, प्रणाली है, देश का एक ही आपका सर्वोच्च न्यायालय है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय संघ में लोक सेवाओं का विभिन्न विभाजन नहीं किया गया है ना। आर्थिक लोक सेवा अपने कार्यों में राज्य तथा केंद्रीय दोनों के कानून का पालन करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको क्या दिया हुआ है, ये फिर से देखिए अथवा वाला ये क्वेश्चन ही है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लोकतंत्र की परिभाषा बनाए है ना। तो आपका जो है लोकतंत्र का परिभाषा आपको बताना है, बताएं। फिर उसके बाद देखिए लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है, ये भी आपको बताना है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र के बारे में पहले हम लोग समझेंगे क्या है। लोकतंत्र एक आधुनिक और विकसित शासन व्यवस्था है ना। आधुनिक और क्या है, विकसित शासन व्यवस्था है जिसमें शासन का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है ना। अब देखिए यहाँ पे अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है, तो ये बताएं, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के शासन व्यवस्था है। जनता का क्या है, शासन व्यवस्था है। अब देखिए यहाँ पे लोकतंत्र जनता का, अब देखिए उत्तरदायी यहाँ पे क्यों है लोकतंत्र, तो उसके बारे में आंसर दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है, अतः यह जनता के प्रति आपका उत्तरदायी है ना। ये जनता के लिए क्या है, उत्तरदायी है। 5 साल के बाद जब ये फिर से आएगा वोट मांगने के लिए, जो आपका नेता बनेगा, तो उसको जो है उत्तर देना पड़ेगा कि आप क्या विकास किए हैं क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के सरकार के कार्यों, निर्णयों एवं नीतियों के बारे में जानने का अधिकार होता है। सरकार कोई ऐसे
ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो जनता के इच्छाओं के विरुद्ध हो, है ना। ऐसा कदम वो नहीं उठा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे लोकतंत्र में जनता के कल्याण और विकास की जिम्मेदारियों भी सरकार पर होती है ना। ये जो है उसका जिम्मेदारी और कल्याण करने का भी जो होता है, विकास करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? सरकार के पास होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ 45 नंबर। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम आपका जो है 1986 की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि उपभोक्ता लोग जो है उत्पादकों, व्यापारियों और दुकानदारों से अनेक प्रकार से ठगे जाते थे, है ना। इसलिए सरकार ने आपका 1986 में 1986 ईस्वी में उपभोक्ता अधिनियम पास किया। इस अधिनियम की अनेक कारणों से बड़ी आवश्यकता थी, है ना। तो कौन कौन कारण था आपको नीचे देखिए बताया गया है। तो उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें स्वार्थ से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक, व्यापारियों और दुकानदार कोई भी गलत काम कर सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ख नंबर, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता तब अधिक महसूस हुई जब जब आपका जो है बेईमान आपका जो है व्यापारियों ने जनसाधारण के जीव से ही आपका जो है खेलना शुरू कर दिया, है ना। जो आपको जो है जैसे आपका यहाँ पे क्या करने लगा, यहाँ पे जो है आप लोग का जो है ठगी करने लगा। जैसे कि यहाँ पे शुरू कर दिया और घी, तेल, दूध, मक्खन, खोया और मसालों आदि में मिलावट करना शुरू कर दिया, है ना। अब यहाँ पे बताया इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब देखिए इससे कोई भी सरकार उत्पादकों, अब व्यापारियों या दुकानदारों की इस दंडता को सही नहीं कर सकता है, क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ख नंबर हो गया, ये इसका जो है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए आगे भी दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है कि अधिक कीमत ले लेना इसलिए हानिकारक नहीं, जनता की खाने पीने की चीज़ की मिलावट कर देना है ना। यहाँ पे बताया कि थोड़ा सा ज़्यादा दाम लेता है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलावट कर देना वो ज़्यादा दिक्कत वाला बात है। इसलिए उपभोक्ता जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का देखिए, इकोनॉमिक्स आप लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं उससे आप लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंक की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, ये जरूरी क्यों है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों पर किस तरह जो है गतिविधियों पर नज़र रखता है वो आपको बताना है। तो लिखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आर्थिक गतिविधियों पर निम्नलिखित तरीके से नज़र रखता है ना, नियमित तरीके से नज़र रखता है। पहला नंबर आपको क्या बताया, पहला नंबर देखिए यहाँ पे क नंबर कि हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। हर एक न्यूनतम क्या रखता है, आपका जो है न्यूनतम राशि रखता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखी है या नहीं रखी, है ना। अब देखिए रिजर्व बैंक इस बात पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण नहीं दे रही है, बल्कि छोटे किसानों और छोटे उद्योग चलाने वाले और छोटे ऋण प्राप्त करने वाले को भी ऋण दे ताकि जनसाधारण का कल्याण हो सके, है ना। ऋण दे जो है, ये नहीं कि जो बड़ा आदमी है उसी को दें और छोटा आदमी को नहीं दें। इस तरह हम लोग को नहीं, उस तरह जो है ये बैंक सब करता है, तो उस तरह जो है उस पर नज़र रखता है। फिर उसका देखिए रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता रहता है कि वे किन किन को कर्ज दे रहे हैं और यह कि ब्याज दर किसी के अन्याय ना हो, है ना हो सके। फिर उसका देखिए और कोई ठगा ना जाए, है ना। फिर उसका देखिए अब यहाँ पे बताया गया है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अथवा करके वो क्वेश्चन बनाइए। नहीं तो ये क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ
कर्जदारियों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता है ना। तो कौन सा काम होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बता रहा है कई बार बैंक कुछ कर्जदारियों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो इसका कौन कौन सा कारण है। तो पहला बताया कि कुछ आपका कर्जदार बैंकों से अपना आय का प्रमाण देने में असमर्थ रहते हैं ना। जैसे देखिए आप जो है यदि बैंक को बोला कि हमें कर्ज दीजिए तो वो आपसे कुछ प्रमाण के रूप में प्रूफ के नाम पे कुछ मांगता है, और यदि वो आप जो है उसको नहीं दे सकते हैं तो वो आपको कर्ज देने से इनकार कर देगा, है ना। कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते, है ना। कोई जो है अपना जैसे मान लीजिए कोई जो है प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसके पास जो है कोई जो है कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई आय का जो है कोई स्लिप उसके पास नहीं है, तो यहाँ पे भी बहुत को नहीं ले पाता है। बताया कुछ लोग जो है कर्जा के बदले भी भूमि पशु और जो है संपत्ति आदि के रूप में आपका जो है ऋण धारा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं क्या नहीं। तो ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ लोग जो है गारंटी देने वाले दो लाभों को नहीं ला सकते। अब फिर एक गारंटर भी बनाया जाता है। जैसे यदि कोई आदमी जो है जैसे कोई आदमी गारंटर के लिए रूप में आता है, यदि ये पैसा नहीं दे पाएगा तो दूसरा गारंटर उससे पैसा लेगा, है ना। यदि वो ऋण नहीं दे चुका पाता है तो जो कर्ज ना देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके। तो ये सब जो है आपका आंसर है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया। यदि आपको ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।